Dash is a social device for eliminating or reducing the loss of society from certain risks. तो सोसाइटी में जो रिस्क हो सकता है वो सोसाइटी को क्या होता है, जो लोग हैं उनको जनरली हेल्थ का रिस्क होता है, डेथ का रिस्क होता है, फायर का रिस्क होता है, मतलब अपनी चीज़ों को खोने का रिस्क होता है ना, इस चीज़ के रिस्क का डर होता है। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए जो डिवाइस है वो क्या है? सो आंसर सी, दैट इज़ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट। इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? रिस्क, लॉस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये रिस्क और लॉस दोनों को कवर कर रही है। रिस्क कि ऐसा हो गया तो, और लॉस अगर आपका हो गया और उसकी वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ उन चीज़ों के रिगार्डिंग इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी देती है, आपको रिकवरी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश इज़ द पार्टी हु एग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस। तो आप बताइए कि वो जो पर्सन है, मतलब वो पार्टी जो ये एग्री करती है कि अगर आपको पर्टिकुलर जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, है ना, तो उन पॉसिबल लॉसेस के अगेंस्ट जब दूसरे पर्सन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो एग्री कर रहा है कि अगर आपको कभी लॉस हुआ तो हम कंपनसेट करेंगे, उसे आप क्या कहेंगे? इंश्योर्ड, इंश्योरर, एश्योर्ड, नन ऑफ देम। सो येस, आंसर विल बी आपका बी, इंश्योरर। ये क्या होता है इंश्योरर? क्यों? देखिए, जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर बोलते हैं। तो और दूसरी जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड बोलते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, जो कंपनसेट करेगी, जैसे यहाँ बोला गया है कि जो कंपनसेट करने को एग्री कर रही है पॉसिबल लॉसेस के लिए, तो वो कौन हो गया? दैट इज़ योर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर। और जो पर्सन ले रहा है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे हम इंश्योर्ड करते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंश्योरर, इंश्योर्ड ये बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज़ कॉल्ड। तो अब जिस प्रॉपर्टी के लिए पूरा इंश्योरेंस कराया गया है वो क्या कहलाएगी? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पॉलिसी, सब्जेक्ट मैटर, नन ऑफ देम। सो येस, आंसर विल बी व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। क्यों सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर इसलिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि आप जो पॉलिसी लेने जा रहे हो या जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका कोई हित हो, कुछ होना चाहिए ना, फाइनेंशियल या कोई रिलेशन, मतलब कुछ आपका एक हित होना चाहिए जिसके लिए आप ले रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका नुकसान हो, आपसे बिलोंग करता हो। नुकसान किसी और का हो रहा है, इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, तो दैट इज़ फ्रॉड, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आप जिस प्रॉपर्टी या जिस चीज़ के रिगार्डिंग ले रहे हो उसको क्या कह रहे हैं, है ना। मेरा रीज़न क्या है लेने का? वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया। और किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? जैसे हम वो कार का ले रहे हैं, या हम हेल्थ के लिए ले रहे हैं, है ना, या हम फायर के रिगार्डिंग ले रहे हैं, या हम डेथ के लिए ले रहे हैं, तो ये मेरे सब्जेक्ट मैटर हो गए जिसके लिए हम ये पॉलिसी ले रहे हैं। अब हम कौन सी इंश्योरेंस चूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया सब्जेक्ट मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ डैश एग्रीमेंट। तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का एग्रीमेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो येस, दैट इज़ कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट। ये कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कहते हैं। क्लियर है? अब क्यों कहते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई? सो आंसर विल बी 1948। इसी को बोलते हैं ESI भी इसी को बोलते हैं, तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज़। तो इंश्योरेंस का, है ना, हम जो पॉलिसी ले रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किस मैटर के रिगार्डिंग हम पॉलिसी ले रहे हैं। अगर हम बात करें इंश्योरेंस का, कोई भी इंश्योरेंस हो, तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, किसके लिए इंश्योरेंस होती है, तो ये रिटर्न, इनकम, प्रॉफिट, रिस्क। सो इसके ऑप्शंस देख के आप समझ आएंगे कि इंश्योरेंस में कभी भी गेन, प्रॉफिट, रिटर्न के बारे में बात ही नहीं होती है। वो काम ही हुआ है रिस्क की वजह से ना, जो अनसर्टेन रिस्क है, जिसका डाउट है, इसीलिए तो ये कंटीजेंट है, हो या ना हो। तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंश्योरेंस द रिस्क इज़। सो ये रिस्क कैसा होगा? सर्टेन, अनसर्टेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो प्लीज़ बोथ ए एंड बी देख के आप तुरंत टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि रिस्क कैसा होता है? रिस्क का मतलब ही क्या हुआ? अगर कोई चीज़ फिक्स है तो वो रिस्क कहाँ है? रिस्क का मतलब जो चीज़ फिक्स नहीं है। तो अगर कोई चीज़ सर्टेन हो गई, मतलब निश्चित है, तो सर्टेन रिस्क नहीं है ना। इसीलिए रिस्क का मतलब हो गया अनसर्टेन, जो आपको पता नहीं कब हो जाए। जैसे डेथ,
डेथ एक सर्टेन चीज़ है, लेकिन हम जो इंश्योरेंस लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? क्योंकि अगर इन बिटवीन कभी भी हो जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि डेथ कब होगी, उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। डेथ होना फिक्स होता है पर उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कब होगी, तो इसीलिए डेथ क्या हो गई? अनसर्टेन हो गई। तो रिस्क जो होता है ना, रिस्क का मतलब ही क्या हो गया? अनसर्टेनिटी, हमको पता ही नहीं कि कब हो जाए। तो इसीलिए इंश्योरेंस या रिस्क जब भी देखिएगा, रिस्क का मतलब ही अनसर्टेन है। तो यहाँ पे बोथ ए भी नहीं आंसर है, आंसर विल बी अनसर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, the amount given by way of insurance and therefore the amount accepted by the reinsurance is known as। तो इंश्योरेंस में जब हम कोई अमाउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी की वजह से जो री इंश्योरेंस का जो केस उसमें अमाउंट एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहेंगे? सो येस, दैट इज़ कॉल्ड सेसेशन। देखिए सेसेशन क्या होता है आपका? सेसेशन में क्या होता है कि एक जो कंपनी होती है वो ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो शिफ्ट कर रही होती है। मतलब कि अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? मेरी ऑब्लिगेशन है कि जिसने भी मेरी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करी है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर वो क्लेम करे तो मैं उसे वो पे ऑफ करूँ, राइट? ये मेरा ऑब्लिगेशन है क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया है। अब अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन को मतलब पार्शियली या ऑल मतलब टोटली या थोड़ा बहुत अमाउंट हम किसी और को शेयर कर रहे हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेसेशन करना, राइट? अब इस सेसेशन में जो पहली कंपनी है, जो मतलब जिस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशन पास किया है, जो रिस्क था उसको शेयर किया है, वो क्या कहलाएगी? वो सीडिंग कंपनी कहलाती है। क्लियर है? तो बेसिकली सेसेशन में जो सीडिंग कंपनी कौन होती है? जो सीड कर रही है अपना राइट, और सीड कर रही है मतलब अपना बिजनेस सीड कर रही है। ऐसे ही जितनी, अब जैसे सपोज करिए ए और बी दो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो मिस्टर एक्स ए इंश्योरेंस कंपनी के पास आए और उन्होंने कवरेज ली, एक हैवी अमाउंट की कवरेज ली, मान लीजिए 500 करोड़ का इंश्योरेंस कराने आ रहे हैं। तो जो ए इंश्योरेंस कंपनी है उसको ऐसा लगता है कि 500 करोड़ का कवरेज नहीं दे पाएगी, इतना रिस्क वो नहीं उठा सकती है, तो उसने किसी के साथ शेयर करने के बारे में सोचा कि कोई कवरेज कोई शेयर कर ले, ठीक है? तो वो अपना ऑब्लिगेशन किसी के साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन मिस्टर एक्स किसके क्लाइंट है? कंपनी ए के क्लाइंट हैं, वो इनके पास इंश्योरेंस लेने आए। तो ये जो कंपनी ए है उसने बी कंपनी को कांटेक्ट किया और उसने क्या कहा कि आप हमारा जो ये क्लेम वाला है, जो मेरा ऑब्लिगेशन है कि कल को अगर ये लॉस में जाती है, रिस्क होता है और लॉस होती है, तो जो 500 करोड़ का ये मेरा ऑब्लिगेशन है जो मुझे पे करना पड़ेगा, आप उसको मेरे साथ शेयर कर लो। मतलब आपको भी आप उसमें से आप भी को इंश्योरेंस हो जाओ, आप भी उसमें इंश्योरेंस करवा देते हैं आपका, मतलब आप रहोगे। ऐसे सिनेरियो में जो कंपनी ए है वो क्या कर रही है? वो अपना बिजनेस सीड कर रही है। सीड करने का मतलब कैसे हो गया? क्योंकि अब जितना भी प्रीमियम वो रिसीव करती 500 करोड़ के रिगार्डिंग, मिस्टर एक्स इनको प्रीमियम देते तब वो 500 करोड़ का कवरेज देती। अब क्या हो जाएगा? इनको प्रीमियम भी शेयर करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो कंपनी ए है वो अपना बिजनेस सीड कर रही है, अपना बिजनेस उठा के किसी और को भी दे रही है। मेरे क्लाइंट है, अगर मैं पूरा एक्सपोजर उठा सकती तो जितना भी प्रीमियम होता वो सारी मेरी इनकम होती, लेकिन चूंकि मैं ये ऑब्लिगेशन या रिस्क नहीं उठा पा रही हूँ तो मैंने किसी के साथ शेयरिंग करी। अब इस सिनेरियो में सामने वाला पार्टी सिर्फ ऑब्लिगेशन थोड़ी शेयर करेगा, इनकम भी शेयर करेगा। तो मैंने अपने बिजनेस को सीड किया, शेयर कर दिया, राइट? तो कंपनी ए सीडिंग कंपनी बन गई और ये प्रोसेस सेसेशन कहलाया। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं द इंश्योरेंस हु ऑब्टेन्स अ गारंटी। तो अब देखो इंश्योरेंस में किसने गारंटी ले ली? अब मान लीजिए मिस्टर ए कंपनी के पास जो आया था 500 करोड़ के क्लेम कर लिए, अब मिस्टर ए कंपनी को गारंटी मिली किसके रिगार्डिंग कि 500 करोड़ की क्लेम जब अगर कभी देनी पड़ी तो मिस्टर बी जो हैं उस 500 करोड़ की क्लेम में हेल्प करेंगे, मतलब वो भी कवरेज देंगे। तो गारंटी किसको मिल रही है? सीडिंग कंपनी को मिल रही है या कंपनी बी को मिल रही है? सो आंसर विल बी व्हाट? आपको समझ में आ गया? ऑप्शन ए, दैट इज सीडिंग इंश्योरर। अब सीडिंग इंश्योरेंस कौन होते हैं? क्लियर है? जो अपने ऑब्लिगेशन को शेयर कर रही हो। इन द प्रोसेस इज कॉल्ड सेसेशन, राइट? नेक्स्ट देखते हैं an extra benefit under the policy, that is what? Extra benefit under the policy, rider loans both, so answer will be rider। तो आपने सुना होगा जब पॉलिसीज़ आती हैं तो पॉलिसीज़ विद 2 राइडर्स, पॉलिसी विद 3 राइडर, 1 राइडर, मतलब ये तो पॉलिसी है कि भाई इतना इतना आपको कवरेज मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, तो दैट इज़ व्हाट? राइडर।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टाइम फ्रेम फॉर विच एन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज इज नोन एज। तो जितने टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवरेज दे रही है उसको हम कहते हैं पॉलिसी टर्म, है ना, पॉलिसी टर्म। FPR मीन्स, तो FPR जो एब्रीवेशन है वो किसका है, तो FPR का एब्रीवेशन है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट का, राइट। इसी तरह पूछा जाता है TAC किसका है, इसका ये एब्रीवेशन किसका है, तो TAC टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है उसका है। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कुछ इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंश्योरेंस टू रिफ्यूज़ एडमिटेंस ऑफ द क्लेम बाय द इंश्योर्ड। तो आप बताइए वो प्रोसेस क्या है जिस प्रोसेस में इंश्योरर रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता है इंश्योर्ड को, जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्लेम देने से, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर को क्लेम करने से मना कर रही है, इस चीज़ को आप क्या कहोगे, रेप्लिकेशन, रेपुडिएशन, डिफिकेशन या नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी रेपुडिएशन। तो रेपुडिएशन मतलब ये होता है कि रेपुडिएट करना, मना करना, डिनाई करना कि मुझे करना ही नहीं ये चीज़, तो दैट इज़ रेपुडिएट। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, रेपुडिएशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पॉलिसी होल्डर। अब जो इंश्योर्ड है ना, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड ने खुद ही कह दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना, मतलब अब वो पेमेंट करना, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है ना। जैसे अगर आप लगातार प्रीमियम पे करना बंद करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो अब आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाह रहे हो, खुद से ही टर्मिनेट कर रहे हो, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर्स, राइट, सरेंडर। और कवर नोट समझिए, कवर नोट क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ होता है उसके पहले पॉलिसीज़, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स वगैरह हैं वो उसके रिगार्डिंग जो आप नोट बना के देते हो दैट इज़ कवर नोट, ये पहले ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी इज़ नोन एज। तो जो इंश्योर्ड है मतलब पॉलिसी होल्डर, वो आपकी पॉलिसी के ओवर होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं डेथ क्लेम, ठीक है। फोर क्लोजर मतलब सारे प्रीमियम्स आपने पहले ही पे कर दिए, है ना, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है कि इतने साल तक प्रीमियम पे होंगे करेंगे उसके बाद होगा, तो दैट इज़ फोर क्लोजर कि आपने सब कुछ पहले ही कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म एश्योरेंस रिफर्स टू। एश्योरेंस का जो ये टर्म है वो किसके रिगार्डिंग है, राइट। देखिए एश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस आपको पता है, एश्योरेंस में बेसिकली क्या हो जाता है, आप फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हो, आप ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हो जो कि सर्टेन है, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा लॉस जो कि सर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं है, एक्सपेक्टेड लॉस है, मतलब आपको सर्टेन है कि ये चीज़ होगी, एंड दैट इज़ व्हाट योर मतलब लाइफ, डेथ। तो यहाँ इसीलिए एश्योरेंस का जो टर्म होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एश्योरेंस दी जाती है, एक्सपेक्टेड लॉस है, पता है कि डेथ होगी, सर्टेन है, तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ होती है दैट इज़ एश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज कब हुआ, तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस हुआ 1972 में। अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 1972 मतलब जितने भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो इसको गवर्न करेंगी, राइट, 1972 में। अब देखिए 1872 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, और जनरल इंश्योरेंस कितना हो गया 1972, वहीं पे LIC कितना हो गया 1956 हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डैश इज़ द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज। तो जो पॉलिसी होल्डर टोटल प्रीमियम पे करती है उसको क्या कहेंगे, एवरेज प्रीमियम, पार्शियल, ग्रॉस प्रीमियम, ऑल। सो आंसर इज ग्रॉस प्रीमियम। तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के लिए जितना भी प्रीमियम पे करी है टोटल, उसको हम ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पॉलिसी। तो जब तक पॉलिसी की लाइफ है, जब तक उसका टाइम पीरियड है, तब तक वो प्रीमियम का अमाउंट अनचेंज होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लेवल प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ मिसिंग पर्सन विल बी प्रिज्यूम टू बी डेड ओनली आफ्टर। अगर किसी के अगेंस्ट डेथ मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस केस में अगर वो मिसिंग है तो हम कब मानेंगे कि उसकी डेथ हो गई है, अगर वो 7 ईयर्स तक मिसिंग ही रहता है तो। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ अ राइट गिवन टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टू अपॉइंट अ पर्सन और पर्सन टू रिसीव द बेनिफिट अंडर द पॉलिसी इन केस इट बिकम्स अ डेथ क्लेम। अब देखिए ये बात कर दी जा रही है कि एक ऐसे राइट की जो पॉलिसी होल्डर को मिलता है कि अगर इन केस डेथ क्लेम होता है, मींस पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है,
इस सिचुएशन में उस पॉलिसी का जितना भी बेनिफिट है वो किसको रिसीव कराया जाए। तो हम जब जिस पॉलिसी में ये बेनिफिट देते हैं कि आप किसी पर्सन का नाम दे दो कि डेथ क्लेम के केस में उसको वो सारा बेनिफिट दे दिया जाए, उसे उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन इज़ अ राइट। तो और वो पर्सन जो बनाया जाता है दैट इज़ नॉमिनी। तो नॉमिनेशन क्या है, वो राइट है जो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन और पर्सनस। अब देखिए वहाँ था नॉमिनेशन मतलब पॉलिसी होल्डर वही है जिसने पॉलिसी ली हुई है। ठीक है, और अगर डेथ क्लेम हो गया मतलब पॉलिसी एक्सपायर करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तब के केस में उसे नॉमिनेशन कहते थे कि हम उस किसी और को ये बेनिफिट देने का राइट दे रहे हैं कि आप बेनिफिट इसको दे दीजिएगा, तो हम उसे नॉमिनेशन कहें। लेकिन अब कह रहे हैं कि पूरी टाइटल, राइट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन या पर्सन्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेथ क्लेम का केस है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ऐसा नहीं है कि ये डेथ क्लेम का केस है कि मतलब एक्सपायरी और क्लेम आ रहा है इस वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं कहा गया। आप राइट, टाइटल, इंटरेस्ट अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं असाइनमेंट। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस प्रीमियम, नेट प्रीमियम। ग्रॉस प्रीमियम मींस नेट प्रीमियम प्लस। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन, क्लेम, नॉमिनी, असाइनमेंट, ये सारे टर्म्स क्लियर रखिएगा। असाइनमेंट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे असाइनमेंट कह दिया। हम जैसे कहते हैं कि ये असाइनमेंट इनको मिला है, ये असाइनमेंट इनका है, तो वो हो गया। और नॉमिनेशन मतलब अगर डेथ क्लेम हो तो बेनिफिट इनको रिसीव हो। अब जिस पर्सन का नाम देते हैं दैट इज़ नॉमिनी। ठीक है, क्लेम मतलब जब आपने जिस रिगार्डिंग पॉलिसी ले रखी है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको क्लेम, मतलब जैसे फायर इंश्योरेंस लिया, फायर हो गया तो उसका क्लेम हो गया। अब पॉलिसी मैच्योर, अगर नहीं क्लेम आपने बीच में लिया तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी, मतलब डेथ क्लेम हो गया, फायर इंश्योरेंस था, फायर क्लेम आपने ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस था, आपने हेल्थ के लिए क्लेम कर लिया, तो मतलब आपने उसकी रिकवरी ली, जिस मैटर के लिए आपने लिया था उसको रिकवर किया, दैट इज़ क्लेम। ओके, सो यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम मीन्स नेट प्रीमियम प्लस। ग्रॉस प्रीमियम मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस प्रीमियम आता है, ग्रॉस प्रीमियम क्या था, जितना भी प्रीमियम पे कर रही है कौन, पॉलिसी होल्डर, उसको हम ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं। अब ये कैसे आता है, तो इसमें नेट प्रीमियम प्लस क्या इंक्लूड होता है, सो आंसर विल बी एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग, नेट प्रीमियम प्लस एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल्सो नोन एज। तो अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है उसको हम और क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूबेरिमा फाइट्स। ये क्यों कहते हैं, यूबेरिमा फाइट्स एक लैटिन फेज है जिसका मतलब होता है कि अटमोस्ट गुड फेथ, राइट। और ये जो प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन प्रिंसिपल होता है ना। जैसे इंडेमनिटी फायर इंश्योरेंस का मेन प्रिंसिपल है, वैसे ही ये जो अटमोस्ट गुड फेथ है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज टेकन अप बाई। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है LIC आपकी, वहाँ पे जो वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू किया जाता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो वैल्यूएशन होगा वो किस चीज़ का होगा, लाइफ का वैल्यूएशन होगा कि सर्टेन पर्सन की जो डेथ का है वो कितनी है, तो लाइफ की वैल्यूएशन कौन करता है, तो हम उसे कहते हैं एक्चुरी, एंड एक्चुरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।